हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको आज इस वीडियो सेशन में डीएसपी रेडियो का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा ये डीएसपी रेडियो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था जो 30 जून 2022 को एग्ज़ाम हुआ और ये जो आज का सेशन होगा वो उसी क्वेश्चन पेपर पे आधारित होगा। उसी क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जनरली वेबसाइट्स में मिल नहीं रहा है और कई स्टूडेंट्स मेरे को पर्सनल रिक्वेस्ट किए कि सर इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो क्वेश्चन पेपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इत्तेफाक से अभी यहाँ पे एमपीपीएससी का भी डीएसपी रेडियो एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में आने वाले 16 अक्टूबर को। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उस एग्ज़ाम के लिए। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये जो सीजीपीएससी कराई है उसमें मेरा खुद का रैंक फर्स्ट था और उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो पार्ट में होता है एक्चुअली इसका पेपर। फर्स्ट पार्ट होता है आपका नॉन टेक वाला सेक्शन। नॉन टेक्निकल में सीजीपीएससी में तो क्या है कि छत्तीसगढ़ जीएस और इंडिया का जीएस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी में एमपी और इंडिया का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड सेशन होता है, सेकंड पेपर, वो पूरा टेक्निकल होता है जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है इसमें। ठीक, तो टेक्निकल में जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आते हैं? वैसे तो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस से आप देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक बार जरा देखते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। जिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन में आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, पूछ रहे हैं कि मिनिमम एनोड करंट आप बताइए जो कि एससीआर को, जो आपका एससीआर होता है उसको ऑन स्टेट में, ठीक है, मेंटेन कर पाए इमीडिएटली आफ्टर एससीआर हैज बीन टर्न ऑन एंड द गेट सिग्नल हैज बीन रिमूव्ड। मतलब एससीआर को आपने ऑन किया और गेट सिग्नल को आपने हटा दिया। उसके बाद ये जो आपने कर दिया, उसके बाद एनोड करंट कितना मिनिमम रिक्वायर्ड होगा कि एससीआर आपका ऑन ही रहे, क्योंकि आपने गेट हटा दिया। तो उस करंट को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है लैचिंग करंट। ठीक है, इसका सही आंसर आपको दिखेगा वो है आपका लैचिंग करंट। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मिनट, हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से है। वो बोलता है कि पावर मॉसफेट आर जनरली ऑफ। ठीक, जो पावर मॉसफेट्स होते हैं, मॉसफेट आप जानते होंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ये किस टाइप के होते हैं? क्या ये इनहेंसमेंट होते हैं, क्या ये डिप्लीजन होते हैं, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो आपको पता होगा कि पावर मॉसफेट हमेशा इनहेंस्ड मोड में काम करता है। इनहेंसमेंट टाइप आप समझते होंगे कि जो आपका करंट बढ़ता ही जाता है। ठीक, तो इन्हेंसमेंट जो टाइप है वो ये पावर मॉसफेट हमेशा जनरली इन्हेंसमेंट टाइप के ही बनते हैं। डिप्लीजन मॉसफेट में क्या होता है कि करंट कम होता चला जाता है, तो ये वैसा नहीं है। पावर मॉसफेट हमेशा बढ़ते हैं, इसलिए इन्हेंसमेंट टाइप के पावर मॉसफेट होते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा काम करता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, चाहे आप एन टाइप की बात करें, पी टाइप की, चाहे इंट्रिंसिक की बात करें, वो हमेशा इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलेटर है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर ही साइड पे है ये। ट्रांजिस्टर, ठीक, एक ट्रांजिस्टर है जो कनेक्टेड है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसका इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए कॉमन बेस का आपको याद रखना चाहिए कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लो होता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा हाई होता है। ये आपको पता होगा, आप पढ़े भी होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है और इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जनरली एग्जाम में वैसे कॉमन एमीटर का भी पूछा जाता है, जनरली कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर का, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। जस्ट कॉमन बेस का उल्टा कॉमन कलेक्टर होता है। ठीक है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे इस क्वेश्चन पेपर में कॉमन बेस पूछा गया था।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किस इन विच डायोड कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट होल्स। ऐसा कौन सा डायोड है जिसमें जो कंडक्शन है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो आपको पता होगा कि भैया वैरेक्टर डायोड की अगर अपन बात करें जो ट्यूनिंग के लिए काम आता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। फोटो डायोड्स में भी जब लाइट्स पड़ते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आते हैं। जेनो डायोड भी नॉर्मली अपन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम करते हैं तो होता है। शॉटकी डायोड एक ऐसा डायोड है जिसको अपन मेटल टाइप का डायोड बोलते हैं, जिसमें आपका सिर्फ जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका शॉटकी डायोड है। ठीक, तो ये सारे ना बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आपको देखे गए हैं। आप उससे इस क्वेश्चन को मतलब या इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर। देखिए दो टाइप के, तो आपको वो वाले ऑसिलेटर याद रखना है जो एकदम अच्छे फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में। वो है आपका हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, हार्टले ऑसिलेटर में जनरली आपको दो इंडक्टर होते हैं L1 L2, और यहाँ पे कॉलपिट ऑसिलेटर में दो कैपेसिटेंस होते हैं C1 C2। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा वैसे तो आपको सारे ऑप्शन में C1 C2 आपको दिखने को मिला है। ठीक, लेकिन C1 C2 को अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। अब C में अगर आप देखेंगे तो C में C यहाँ पे आप इसको वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए सीरीज में होता है तो कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है C2 है, तो उसका इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और यहाँ पे आप L रख दीजिए तो 1/√LC ये आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि आपका फॉलोइंग पावर एम्पलीफायर हैज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। ठीक, इसको आपको याद रखना है कि कौन से एम्पलीफायर का सबसे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन है। तो आपको याद रखना है कि क्लास सी एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए ये ऑप्शन एकदम सीधा सीधा ऑप्शन था। और आपको ठीक, ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते कि बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं, एकदम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज्ड इन सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। फुल वेव रेक्टिफायर जो कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ठीक है, तो उसका पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी क्या होता है। तो आपको याद होगा फुल वेव रेक्टिफायर का भी और इसका भी जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2 VM होता है। ठीक है, तो 2 VM को आपको याद रखना है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक, उसके बाद आते हैं आई थिंक अच्छा ब्रिज वेव रेक्टिफायर में सिर्फ VM होता है, वो कम हो जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक, अच्छा अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि एन ओपैम्प, ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए इसमें क्या बोलता है कि एन ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज इनपुट रेजिस्टेंस, जो RI आपका इनपुट रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम है। ठीक, और फीडबैक रेजिस्टेंस जो है आपका RF जो दिया हुआ है वो 50 किलो ओम है। ठीक, अब वो बोलता है कि इनपुट वोल्टेज जो है आपका VI वो है आपका 0.5 वोल्ट। अब आउटपुट वोल्टेज निकालना है और आउटपुट करंट निकालना है। आपको पता है कि ओपैम्प का जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -RF/RI इंटू VI। तो आप उससे यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, -2.5 वोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -2.5, लेकिन -2.5 तो दो जगह पे है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट होता है जो भी आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो आपका करंट हो जाता है। तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आता है 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ टू वेरिएबल x and y in terms of three input a b and c are given by a b c a बार b c। ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको सीधा आप के मैप से सॉल्व कर लीजिए या सिंपल आप इसको बुलियन अलजेब्रा से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो इसको मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, उसको बजाय मेरे ख्याल से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, ये आप निकाल सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है इन अ के मैप सिंप्लीफिकेशन हाउ मेनी एडजेसेंट
मीन टर्म और मैक्स टर्म आर कंबाइंड। आपको पता है कि कितने क्या बोलते हैं, मीन टर्म या मैक्स टर्म को हम लोग कंबाइन करके के, जैसे के मैप में हम लोग ये एक पूरा ग्रुपिंग बनाते थे, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास 8 वो है के मैप में, अगर आपके पास मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पे अगर आपके पास 4 और 4 8 है, तो आप 8 को कंबाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर 4 को कर लीजिए, उस नहीं तो फिर 2 को कर लीजिए, ऐसा चलता है। मतलब 2 टू द पावर n के टर्म्स में ये चलता है, तो इसलिए इसका आंसर 2 टू द पावर n है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप विल चेंज ओनली। जेके फ्लिप फ्लॉप कब चेंज होता है? आपको पता है कि जे और के दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो वो एक टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है, टॉगल, तो वो चेंज होता है, इसलिए इसका आंसर जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे ये बोलता है कि 13th क्वेश्चन आपका असिंक्रोनस काउंटर है। तो असिंक्रोनस, देखिए सिंक्रोनस मतलब एक साथ जो क्लॉक पल्स हम लोग, बहुत सारे हमारे यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, उसमें हम लोग एक साथ अगर क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक साथ क्लॉक पल्स दे दिए तो उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं। और अलग अलग उसमें हम लोग दिए हैं क्लॉक पल्स को, तो वो असिंक्रोनस होता है। तो असिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं? वो सीरियल काउंटर होते हैं, पैरेलल काउंटर होते हैं। तो जनरली पैरेलल काउंटर में अपन ये सिंक्रोनस होता है, तो ये सीरियल काउंटर है जो एक बाय एक करके जाता है। सीरियल काउंटर में हम लोग एक बाय एक करके करते हैं, तो असिंक्रोनस काउंटर हमेशा सीरियल काउंटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 14 क्वेश्चन। जेड ट्रांसफॉर्म n इंटू यू एन क्या है? n इंटू यू एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल z बाय जेड माइनस 1 होता है यू एन का, उसके बाद n करते हैं तो आप क्या करते हैं, माइनस z इंटू डी बाई डी जेड करते हैं, जो भी टर्म है उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो z बाय जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है। तो इसको अगर आप चाहें तो एस के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर वाई एस हो जाता है प्लस 5s वाई एस प्लस 6y इक्वल टू 2xs हो जाता है। और उसको अगर आप सॉल्व करते तो देखिए एस को आप जे ओमेगा लिखते हैं, तो वहां यहाँ पे जे ओमेगा के टर्म्स में है, उसको अगर आप एस के टर्म्स में लिखेंगे तो भी आपका आंसर तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, तो एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, और यहाँ पे 2 तो सामने है तो 2 यहाँ पे है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा सिग्नल कॉजल होगा। तो देखिए कॉजल के लिए आपको पता होगा कि कॉजल कब होता है, जब आपका चीजें प्रेजेंट में t इक्वल टू 0 के आगे लाई करता है, वो आपका कॉजल सिग्नल होता है। और नॉन कॉजल होता है जो t लेस देन 0 पे लाई करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका t विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज कॉजल। ठीक, कॉजल मतलब ये जो राइट साइड में लाई करे, तो t-2 अगर आप देखेंगे तो t-2 मतलब राइट साइड में लाई करना, बाकी सब में प्लस वाला साइन है, ये खुद u माइनस टी है, यहाँ भी प्लस वाला साइन है, मतलब सब लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, तो ये सब नॉन कॉजल होंगे, ये सिर्फ कॉजल होगा, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपका सिग्नल एफ टी एक्स टी जो है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है, तो एक्स टी का ये 2 पाई एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, ये दिस इज विच प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये कौन सी प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आपका एक्स टी, ठीक है, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग एक्स ओमेगा लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स ऑफ टी रख दें तो यहाँ पे आपका 2 पाई एक्स ऑफ माइनस टी आ जाता है। ठीक है, ठीक, तो एक्स ऑफ ओमेगा, सॉरी, उसको यहाँ से 2 पाई एक्स ऑफ माइनस टी आता है। इस प्रॉपर्टी को डुअलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो डुअलिटी प्रॉपर्टी आपको दिख जाता है, तो इसका आंसर ये है। देखिएगा सामने 2 पाई लगा रहता है और ये माइनस में आ जाता है, तो डुअलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से है, कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर है ये क्यों यूज करते हैं। क्या ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं, क्या कंपाइलिंग इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो हाँ, ये सब चीज के लिए यूज होता है कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब ही कंपाइल करना होता है, तो सारी चीजों को कंपाइल करना होता है। उसको जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको कंपाइल करके वो कंप्यूटर उसको समझता है, तो वो ट्रांसलेट करता है, उसको खुद का एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देता है। तो इसलिए सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में की ये क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन जो है आपका, कौन सा फंक्शन साइज ऑफ द फाइल को बताता है। तो एफ टेल जो है वो आपका साइज को बताता है, एफ सीक जो है वो खोजने को बताता है। ठीक है, तो एफ टेल आपका साइज को बताता है। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20वां है, ये आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है कि वोल्टेज ऑफ अ सर्किट इज मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर। ठीक है, ये सही बात है। हैविंग एन इनपुट इंपिडेंस, उसके जो इनपुट इंपिडेंस है वोल्ट मीटर का वो कंपेरेबल है आउटपुट इंपिडेंस के। ठीक, यहाँ पे ये शब्द याद रखेगा, कंपेरेबल, ठीक, ऑफ द सर्किट, देयर बाय कॉजिंग एरर। अब ये दोनों कंपेरेबल होगा इसलिए कोई एरर शो कर रहा है। ठीक, वो कौन सा एरर शो कर रहा है, तो ये लोडिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जो रैंडम एरर होता है वो रैंडमली जनरेट होता है। ठीक है, ग्रॉस एरर ये ह्यूमंस के द्वारा और सारे एरर को ऐड करके होता है। ठीक, यहाँ पे जो इफेक्ट होता है जब कभी भी इनपुट, याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को, इनपुट इंपिडेंस और आउटपुट इंपिडेंस कंपेरेबल है, आसपास है, तो वो लोडिंग इफेक्ट को शो करता है। इसलिए लोडिंग इफेक्ट जहां पे भी दिखे आपको वहां टिक कर देना है, लोडिंग इफेक्ट। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21वां, इलेक्ट्रो, ये भी उसका है मेजरमेंट का, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप ऑफ वॉट मीटर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर आपको समझ में आता होगा कि वो वॉट में करता है, पावर को नापता है। तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा द प्रेशर कॉइल इज फिक्स्ड, द करंट कॉइल इज फिक्स्ड। इसमें इसका जो सर्किट बनता है वो कुछ ऐसा टाइप का ऐसा बनता है और यहाँ बीच में ऐसा ऐसा करके बनता है। तो यहाँ पे देखिए कोई करंट कॉइल, और जो आप यहाँ करंट कॉइल जो आता है आई, वो उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, फिर इसको हम लोग वेरी करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल वगैरह को नहीं, करंट कॉइल को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है, लाइका का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये है इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर। इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर जो होता है उसमें ओपैम्प जो होता है वो क्या चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो समर की तरह, इंटीग्रेटर की तरह, मल्टीप्लाई, ये सारे एप्लीकेशन है ओपैम्प के। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर में, ओम मीटर में क्या होता है कि हम लोग एक बफर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग इनपुट इंपिडेंस और आउटपुट इंपिडेंस की मैचिंग कराते हैं तो उसको हम लोग बफर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ओम मीटर में जनरली ये इंपिडेंस मैचिंग वाला काम करवाते हैं, इसलिए ओपैम्प को हम लोग बफर एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बहुत सारे आपको दिखेंगे ऑप्शन में, अब ये डिजिटल एप्लीकेशन के लिए कौन सा यूज है ये ध्यान रखना है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, फोटो वोल्टेइक, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड और फोटो इमिसिव सेल। लेकिन जो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है वो है आपका फोटो वोल्टेइक सेल। ठीक, तो फोटो वोल्टेइक सेल को हम लोग डिजिटल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन आ गया, इंटेल 8085 में कितने बिट का होता है। तो 8085 आपको पता है कि 8 बिट का होता है। 8086 जो होता है वो होता है 16 बिट का। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो था कि अ पॉइंट एट विच रूट लोकस एंटर्स रियल एक्सिस। क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे पोल्स वगैरह लाई करते हैं तो यहाँ से जब रूट लोकस ऐसे ब्रेक अवे होता है, ब्रेक होता है, उसके बाद ये वापस भी आता है, तो एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। ठीक है, ये आपका रूट लोकस। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है कि किस पॉइंट पे ये एंटर कर रहा है रियल एक्सिस को, तो उसको ब्रेक इन पॉइंट तो बोलते हैं। और मैं वही सोच के टिक मार दिया था ब्रेक इन हड़बड़ी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शंस को देखते रहना है। उस पॉइंट को री एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं, ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो रूट लोकस एंटर करता है उसको ब्रेक इन पॉइंट भी बोलते हैं और री एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये इसलिए इसका ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ फेस लैग दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में कितना हम लोग फेस ऐड कर सकते हैं ताकि जो सिस्टम है टू ड्राइव द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो इंस्टेबिलिटी हो जाए तो उसको हम लोग फेस मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन वाला जो गैप है, कितना हम फेस ऐड कर सकते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में, उसको हम लोग जनरली फेस मार्जिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डैम्पिंग स्टेटस क्या है इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, आप बताइए। तो देखिए इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, डाउन वाला जो पोर्शन होता है उसको s² + 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से।
ठीक है। तो इसको इक्वेट करते हैं हम लोग, उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ओमेगा एन की वैल्यू क्या है और उसके बाद जीटा की वैल्यू क्या है। तो जीटा की वैल्यू आ रही है जो अगर 1 आती है तो उसको क्रिटिकली डैम्प बोलते हैं, कम आती है तो उसको ओवर अंडर डैम्प, ज्यादा आती है 1 से तो ओवर डैम्प, और 0 आती है तो अनडैम्प्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ फॉलोइंग पैरामीटर इक्वेशन है टू पोर्ट नेटवर्क का। देखिए यहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ए वी टू प्लस बी माइनस आई टू, ये सी वी टू प्लस डी माइनस आई टू, ये है, ये किस पैरामीटर का ये आपका इक्वेशन है। तो जनरली इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर का है, इसलिए मैं भी फर्स्ट ऑप्शन देख के ट्रांसमिशन पैरामीटर लगा दिया था, लेकिन ट्रांसमिशन पैरामीटर को ही एबीसीडी मतलब एबीसीडी पैरामीटर को ही ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, इसलिए एबीसीडी भी है, ये भी है, और उसी का एक और नाम चेन पैरामीटर भी होता है, इसीलिए ये ऑल ऑफ द अबव होगा। मैं हड़बड़ी में इसको ए लगा दिया था, इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, वो आपका आरटीएच की वैल्यू दे रखी है इन अ सीरीज विद अ पैरेलल थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ अ रेजिस्टर in series with a parallel combination of current source 2 I ampere and a resistor of 1 ohm through which I ampere current flow। तो ये नेटवर्क का क्वेश्चन है जो सॉल्व करके बनेगा, इसका आंसर 4/3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो अभी ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर मैं वैसे एग्जाम हॉल में 0.5 लगाया था, लेकिन अभी इसका आंसर 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसका है टू पोर्ट का, टू पोर्ट नेटवर्क है, वो रेसिप्रोकल कब होगा, इसका कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल का कंडीशन। तो रेसिप्रोकल का कंडीशन जो होता है वो आपका होता है वैसे तो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होता है, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, यहाँ पे BC माइनस AD इज इक्वल टू -1, तो ये इसका कंडीशन है। ये सब क्या है, Z11 इज इक्वल टू Z22, ये सब सिमेट्री की कंडीशंस है। ठीक है, तो ये आपका, और Y12 इज इक्वल टू Y21 होता है रेसिप्रोकल का, यहाँ माइनस ले लिया है, और H12 इज इक्वल टू माइनस H21 होता है, वो भी रेसिप्रोकल का होता है, तो यहाँ पे प्लस ले लिया, इसलिए ये वाला आंसर सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल फॉर्म। ठीक, लाप्लास इक्वेशन स्फेरिकल, अब स्फेरिकल फॉर्म में आपको पता होगा कि स्फेरिकल फॉर्म में हम लोग आर थीटा और फाई के टर्म्स में बात करते हैं, तो यहाँ सब वैसे ऑप्शन में आर थीटा फाई है। अब आपको ये स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को आपको एक बार देख लेना है। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 क्वेश्चन है, 32nd, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का क्वेश्चन है कि डेल्टा डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ठीक, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, तो आप इसको देखेंगे तो ये वैसे तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी है, गॉस लॉ का ये पॉइंट फॉर्म भी है, और गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म भी है, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, होगा। ठीक है, वही आंसर है। फिर नेक्स्ट आते हैं 33 क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन ये कहता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का है वो आपका L और C के टर्म्स में दिया हुआ है, तो Z0 क्या होगा, Z0 का फॉर्मूला होता है √L/C। इसको अगर आप वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पे। 34 बोलता है स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, तो आपको पता होगा कि स्पीड होती है एक्चुअली, ये होता है V0 इज इक्वल टू C बाय म्यू एप्सिलॉन, ये होता है। तो अगर आपका नॉर्मल है, क्या बोलते हैं, आपका वैक्यूम वगैरह है, तो आपका व्यू क्वेश्चन में वैक्यूम ही दिया हुआ है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड, और ये V नॉट है, ये वेलोसिटी है। अगर आपको स्पीड नॉर्मली चाहिए तो ये आपका ये है C इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये, तो इसलिए C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, एस मैट्रिक्स निकालना है। ये माइक्रोवेव का क्वेश्चन है, एस मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा, मैं उस समय भूल गया था, इसलिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये ऐसा एक्सप्रेशन सीधा मैजिक टी का होता है, तो मैजिक टी, और जनरली एग्जाम में बहुत बार आता है मैजिक टी, तो मैजिक टी का आंसर है ये 35। 36 में देखिए ये क्या बोल रहा है कि दो डायरेक्शनल कपलर है, 2 होल डायरेक्शनल कपलर है, उसके बीच में जो स्पेसिंग है, ठीक है, दोनों होल के बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 2n+1 λ/4 इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अब ये सिग्नलिंग सिस्टम का है,
सिग्नल जीटी है वो पावर सिग्नल कब होगा? पावर सिग्नल तब होगा जब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे पावर का फॉर्मूला होता है लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिट 1/t मॉड ऑफ जीटी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक। ये आपका पावर तब होगा जब वो उसकी जो ये एक्चुअली एवरेज पावर का वैल्यू है, ये आपका 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा, तब उसको हम लोग पावर सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पावर सिग्नल की खास बात है, इसलिए मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो 0 से इनफाइनाइट तक लाई करे। 38 क्वेश्चन मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं भी गलत किया था इसमें कि अकॉर्डिंग टू नॉइजी चैनल, अगर नॉइजी चैनल है उसको कोडिंग कर रहे हैं थ्योरम से बाय शैनन से, तो एरर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एरर प्रोबेबिलिटी पी जो होती है वो आपका लेस देन इक्वल टू ये वाला आंसर होगा 2⁻⁻n होगा, और इनटू जो बिट एनर्जी पर जो बिट होता है एनर्जी पर इंफॉर्मेशन बिट, ये होगा तो यहाँ पे होगा 2⁻n EB, ठीक। यहाँ पे ऊपर में ही होगा, ये चीज को याद रखने का, मैं वही चीज को देख नहीं पाया था इसलिए वो नीचे वो कर दिया था, ये ऊपर में ही ये होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 39 है। अब ये क्वेश्चन आसान, अब कंप्यूटर नेटवर्क के OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ये क्वेश्चन 7 लेयर का होता है, ये हर किसी को मालूम है जो भी पढ़ा होगा। कौन सा OSI लेयर होता है जो TCP UDP को कॉरेस्पॉन्ड करता है? तो आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है OSI का, वही TCP जो मॉडल होता है आपका, उस मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो उसको करस्पॉन्ड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। PSTN जो होता है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है किस नेटवर्क का? तो एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि जो PSTN होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, वो आपका पैकेट स्विच होता है, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो पूरा एक सर्किट स्विचिंग बनाता है, यहाँ से यहाँ तक एक वर्चुअल सर्किट बना लेता है, इसलिए उसको सर्किट स्विच नेटवर्क कहते हैं। तो ये सर्किट स्विच इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 42। इन अ लिंक स्टेट राउटिंग जो फ्लडिंग होता है ये अलाउ करता है चेंजेस टू बी रिकॉर्डेड बाय, तो जो अगर आप राउटिंग पढ़े होंगे तो राउटिंग में लिंक स्टेट राउटिंग एक होता है, ठीक। वैसे बहुत सारे होते हैं लिंक स्टेट राउटिंग, OSPF होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिंक स्टेट राउटिंग में जो फ्लडिंग होता है वो किसके द्वारा रिकॉर्ड होता है? सारे राउटर के द्वारा या नेबर राउटर ओनली, ठीक है, या सम राउटर्स या ऑल राउटर? तो ये ऑप्शन मेरे को उस समय लगा था कि नेबर राउटर ही बस करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली सारे राउटर अपना जो फ्लडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑल राउटर्स इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग 2 और मोर इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियस है। अगर 2 या 2 से अधिक एक साथ अगर आप भेज रहे हैं तो उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, सिंपल सा बात है। मैक्सिमम नॉइस पावर आउटपुट का ये फॉर्मूला एकदम स्टैंडर्ड का है कि ये PN=KTB होता है, KTB। तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखेगा, ये तो स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है नॉइस पावर को आउटपुट निकालने का। यहाँ पे लिखा है सैम्पलिंग रेट ऑफ वैल्यू 2W, ठीक है, सैम्पलिंग रेट FS है, ऑफ वैल्यू 2W पर सेकंड। अगर सिग्नल W है तो उसका सैम्पलिंग रेट 2W है, इसको क्या बोलते हैं? तो नाइक्विस्ट रेट बोलते हैं। नाइक्विस्ट रेट FS=2FM होता है, इसलिए उसको नाइक्विस्ट रेट है। ये क्वेश्चन जनरली आप इसको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि DSP रेडियो में यही इसी फ्रीक्वेंसी पे सब काम करते हैं, UHF VHF पे। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है? तो देखिए अल्ट्रा एकदम याद रखिएगा 30, इसमें मैं हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं ये सोचा था कि 30 से 300 होगा, लेकिन ऐसा ये नहीं है, ये एक्चुअली VHF है। UHF होता है 300 से मतलब आप जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी में जाएंगे ना, मेगाहर्ट्ज में जाएंगे, तो आप जैसे ही 3 से स्टार्ट करेंगे 30 तक, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। फिर 30 से आप स्टार्ट करेंगे 300 तक, तो ये वेरी हाई में आ जाता है। फिर 300 से जाएंगे तो ये अल्ट्रा हाई, मतलब ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज से स्टार्ट किए तो हाई चालू हो जाता है, उसके नेक्स्ट वाला वेरी हाई है और उसके नेक्स्ट वाला अल्ट्रा हाई है, ठीक। तो ये चीज को याद रखिएगा एकदम, ये इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 47 ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसी को भी पता होगा कि अगर x फ्रीक्वेंसी में अगर अपन माइनस शिफ्ट किए तो वो टाइम डोमेन में ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है, इट वाज J2πf0t, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लीनियर कॉन्वोल्यूशन। सिंपल सा लीनियर कॉन्वोल्यूशन का अगर आपको वो कैलकुलेशन आता होगा, वैसे ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं टेबुलर फॉर्म पे, तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। दोनों को लीनियर कॉन्वोल्यूशन कर लीजिए, ऑप्शन डी है। क्रॉस कोरिलेशन भी बहुत आसान है। क्रॉस कोरिलेशन अगर आपको आता होगा तो क्रॉस कोरिलेशन भी XN और YN का ये होता है, ठीक है। वैसे इसका शॉर्टकट तरीका भी है कि अगर क्रॉस कोरिलेशन नहीं आता है तो XN कॉन्वोल्यूशन विथ जो भी आपका Y है, Y ऑफ -N, ये आप कर लीजिए तो आपका क्रॉस कोरिलेशन निकल जाता है। तो ये भी एक
प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 49 को। 50 को ये है प्रोबेबिलिटी दैट ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ये प्रोबेबिलिटी विलास पासेस द सब्जेक्ट, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है एक्चुअली, कि ये पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उस दूसरे सब्जेक्ट को पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और दोनों में पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेल होने की। तो प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम से ऐसा क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा। यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी जैसे 0.30 है, यहाँ पे इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो इसका आंसर यहाँ पे आपका निकल आ जाएगा 0.62। ठीक, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन वैसे तो अपन एप्टीट्यूड वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए करके, इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।